अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिश्ता दिल का नावल में किस्त नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसे बगैर किसी को बताए आहिल हुरिया को घर से लेकर गया था, वैसे ही घर में बगैर किसी बताए वो अकेला वापस भी आ गया था। हुरिया के मोबाइल फ़ोन को वो मुकम्मल तौर पर देख चुका था, उसके सारे सोशल अकाउंट्स चेक कर चुका था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं मिला था जो वो देखना चाहता था। तंग आकर उसने मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस रख दिया और बेड पर आकर हमद के साथ लेट गया और हाथ बढ़ाकर उसे अपने बाजू पर लिटाया। आहिल हमद के चेहरे के एक एक नक्श पर हाथ फेर रहा था और उसके सही सलामत होने का यकीन कर रहा था। उसे ज़ोर से खुद में भेज कर वो सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी सोचों की सुई हुरिया पर अटकी हुई थी। क्या मैं बाबा को उसकी सच्चाई बता दूं? नहीं, जब तक वो लड़की खुद अपने मुंह से इकरार नहीं कर लेती, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। जिस तरह की वाबस्तगी सबकी उसके साथ हो गई है, ऐसे में किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं करना। मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे और सबूतों के साथ सबके सामने उसकी पोल खोलनी होगी। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर वालों के जज्बात के साथ मज़ीद नहीं खेल सकती। अब तुम्हें तुम्हारे धोखे की सज़ा देने का वक्त आ गया है। हुरिया के बारे में सोचते हुए रात को काफ़ी देर से उसे नींद आई थी, लेकिन सुबह उसकी आंख अपने वक्त पर खुल गई थी। हमद को एक नज़र देखने के बाद बिस्तर से उठकर वज़ू किया और नमाज फ़जर अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो जॉगिंग के लिए बाहर निकल गया। आहिल पूरे 1 घंटे के बाद वापस आया, लेकिन घर में हनूस खामोशी का राज था। सभी लोग सोए हुए थे। कर्नल साहब की सैर खेजी की आदत से वो बखूबी वाकिफ था, इसीलिए उनका अभी तक सोना आहिल को हैरान कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि पिछले 3 सालों में ये घर और इस घर के मकीनों को हुरिया की आदत पड़ चुकी थी। वो सबको जगाती थी और आज चूंकि वो थी नहीं, इसीलिए सब सो रहे थे। आहिल सोए हुए कर्नल साहब पर एक नज़र डालता वापस अपने कमरे में आया और कुछ ही देर बाद वो नहा धोकर खुशबुओं में बसा बेड पर हमद के नज़दीक बैठकर उसे देखने लगा। वो हमद को गले लगाना चाहता था, उसी से बातें करना चाहता था, लेकिन हमद उठ ही नहीं रहा था। तभी आहिल ने फरते जज्बात से मजबूर होकर उसे उठाना शुरू कर दिया। उठो बेटा, उठ जाओ, आहिल ने हमद के गालों को थपथपाते हुए कहा। मम्मा, सोना है। आहिल के हिलाने पर हमने उसके हाथ हटाए और करवट बदल कर सो गया। जब आहिल के हिलाने और बुलाने पर भी हम नहीं उठा तो आहिल ने उसे उठाकर बिठा दिया। हमद ने हड़बड़ा कर आंखें खोलीं और सामने हुरिया की बजाय आहिल को बैठे देख कर खुश होते हुए कहने लगा, पापा पापा, आप आ गए। हमद आहिल के मुंह पर हाथ फेर रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहता हो। अपने बाप के गालों पर चटापट प्यार करने के बाद वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, मम्मा देखो, पापा आ गए। याहू, मम्मा पापा आ गए। हमद आहिल की मदद से बेड से नीचे उतरा और ज़ोर ज़ोर से हुरिया को बुलाने लगा। कमरे में हुरिया को ना पाकर वो अब घर में उसे ढूंढने लगा। आहिल, जो हमद को अपने सामने देखकर खुश हो रहा था, अभी ठीक तरह से उसे गले भी नहीं लगा पाया और वो मम्मा मम्मा चिल्लाता बाहर निकल गया। हमद का हुरिया को पुकारना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हमद पूरे घर में हुरिया को ढूंढ रहा था, उसे पुकार रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। हाल के सोफे पर चढ़कर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगा। शोर सुनकर कर्नल साहब और सीम भी कमरों से बाहर आ गए और सवालिया नज़रों से आहिल की तरफ देखने लगे। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके आहिल ने सोचा समझा जवाब दिया, उसके किसी रिलेटिव के यहाँ इमरजेंसी हो गई है, वो उधर गई है, 1-2 दिन तक आ जाएगी। आहिल के कहने पर कर्नल साहब ने फिक्रमंदी से कहा, ऐसे कैसे जा सकती है वो बगैर किसी को बताए, और किधर गई है वो? यहाँ पर तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, अब ये अचानक कहाँ से रिश्तेदार आ गए? डोंट वरी बाबा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, खुद अपनी मर्जी से गई है और मुझसे पूछ कर गई है। आप सो रहे थे तो मैं उसे आपको जगाने से मना कर दिया। आहिल ने बाबा को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की और रोते हुए हमद की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, अरे सुपरमैन, आप क्यों रो रहे हो? मामा पास जाना है, हमने रोते हुए जवाब दिया। हमद की मासूम आंखों से एक एक झूठी और धोखेबाज लड़की के लिए बहते आंसू आहिल को बहुत तकलीफ दे रहे थे।
بیٹا ڈونٹ کرائے، میں ہوں نا آپ کے پاس، شاباش رونا بند کرو، آہل نے حمد کو پچکارتے ہوئے کہا۔ مما مجھے ساتھ لے کر بھی نہیں گئی اور نہ ہی بتایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے کیا لے کر آئیں گی۔ پہلے تو وہ جب بھی باہر جاتی تھی مجھے بتاتی تھی کہ وہ میرے لیے چیزیں لائیں گی۔ حمد نے روتے ہوئے اپنا دکھڑا سنایا۔ میں آپ کو ڈھیر سارے ٹوائز لے دوں گا، اب تو رونا بند کر دو۔ سچ بابا؟ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے جلدی سے تیار کر دیں، پھر ہم ڈھیر سارے کھلونے لیں گے۔ چاچو اور بابا دادو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم نے آہل کی گود میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے آہل کے چہرے کو پکڑ کر کہا، نہاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت اور سب سے زیادہ کھاتے وقت ہم نے آہل کو بہت تنگ کیا۔ حوریہ کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت چڑچڑا ہو رہا تھا اور بات بات پر رو رہا تھا، جس کے نتیجے میں دوپہر تک اسے بخار نے گھیر لیا۔ پاپا مجھے مما پاس جانا ہے، مجھے مما پاس لے چلو، ہم نے روتے ہوئے آہل سے کہا۔ آہل اسے کمرے میں لے آیا تھا اور اب زبردستی دوا پلانے کے بعد اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ہم نے اسے بہت تنگ کیا تھا، وہ اسے مسلسل پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہم تھوڑی دیر بہل کر پھر مما کی رٹ لگا دیتا۔ دیکھو بیٹا، آپ نے کہا تھا مجھے کہ آپ کو کھلونے لے دوں گا تو چپ کر جاؤ گے، تو پھر اب کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، مجھے مما پاس جانا ہے مما۔ آپ تو اچھے بچے ہو نا، آپ میرے ساتھ رہو، میں آپ کو ڈھیر سارے کھلونے لے دوں گا۔ آپ کی مما گندی ہیں، آپ اس کے پاس نہ جاؤ۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے چپ کروائے اور حوریہ سے دور کرے۔ نہیں، مما گندی نہیں ہے، آپ گندے ہو، مجھے آپ سے نہیں بولنا، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ چپ کر جاؤ حمد، اب آپ نے مما کا نام نہیں لینا، آپ اب مما پاس نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ رہو گے، میں آپ کا پاپا ہوں، آہل نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا اور پھر حمد کو اٹھانے لگا، لیکن وہ اور زور زور سے رونے لگا اور آہل کو مارنے لگا۔ تبھی سیم آ گیا اور حمد کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حمد کے رویے نے آہل کی پریشانی کو صحیح معنوں میں بڑھا دیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ اینی پروگرس مسز ماریا گھر سے نکلنے کے بعد آہل سیدھا حوریہ کے گھر آیا تھا اور اب وہ ماریا سے حوریہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نو سر، میں نے ان سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ وہی بتا رہی ہیں جو وہ آپ کو بتا چکی ہیں۔ آئی ایم شیور سر شی از انوسینٹ، وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ مسز ماریا کے کہنے پر آہل نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ان سے کہا، اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ مسز ماریا کے جانے کے بعد آہل حوریہ کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور نظریں زمین پر تھیں۔ بکھرے بال، رونے سے آنکھیں اور ناک انتہائی سرخ ہو چکے تھے، آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے آہل کی نظروں کے آگے کل مسکراتے لبوں سے کانوں سے جھمکے نکالتی اور تیزی سے کمرے میں نظریں گھماتی حوریہ کا دلکش چہرہ گھوم گیا۔ وہ کل ہنستی مسکراتی حوریہ کی خوبصورتی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا اور اب غم و حزن کے رنگوں میں ڈوبی زمین پر بیٹھی خاموش سی مورت کو دیکھ کر ایک بار پھر ساکت ہوا تھا۔ نیم خاموشی ہو تم، سخت دلکش ہو تم، اس قدر مکمل نظم، کس کی شاعری ہو تم؟ تیز کاسنی ہو تم، سرخ آتشی ہو تم، جانتی بھی ہو اس کو جس کی ہو گئی ہو تم۔ خوب مسکرا اٹھا، نیند میں ہنسی ہو تم، مجھ کو لگ رہی ہو یا واقعی پری ہو تم۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑا رہتا، مگر حوریہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا رخ بدل لیا اور بس جس منظر نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا، اس کے ہٹتے ہی اس کے ساکت قدموں نے حرکت کی اور وہ بھی حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ اپنے گالوں پر آہل کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے حوریہ کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں چھلک پڑیں۔ آہل کو اپنی ہتھیلی پر نمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ظلم کر رہی ہو اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر؟ میجر آہل رضا ایک آتش فشانی چٹان ہے جس پر تمہارے یہ آنسو اثر نہیں کریں گے، مت ٹکراؤ مجھ سے، ختم ہو جاؤ گی۔ دونوں ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا چہرہ حوریہ کے قریب کرتے ہوئے آہل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آہل کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی حوریہ نے بامشکل سنا۔
आहिल की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए हुरिया ने पूरी कुव्वत से उसे पीछे किया और अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरा? मैंने जो किया आपके बच्चे की मोहब्बत में किया, यकीन करें मेरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हुरिया ने बेड के सहारे खड़े होकर कहा। आहल पर जो एक फसों सा छाया हुआ था, हुरिया के उसे धक्का देने पर छन से टूट गया और वो वापस अपने खोल में बंद हो गया। फिर से वो आहल बन गया जिससे दुश्मन पनाह मांगते थे, एक पत्थर दिल मेजर, वो पत्थर दिल जिसके हाथ अपनी बेवफा बीवी को गोली मारते ज़रा नहीं कांपे। वो अपनी जगह से उठा और हुरिया के सामने खड़े होकर कहने लगा, मैं तुम्हें कोई घामड़ बेवकूफ़ नज़र आता हूँ क्या? आहल इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि हुरिया का दिल बंद होने लगा। उसने खौफ से आंखें मीच लीं और दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए। अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे दो चार आंसू बहाकर दिखाओगी और कुछ भी झूठ बोल दोगी तो मैं यकीन कर लूँगा? हुरिया के बाजू को झटक कर अपने करीब किया और उसकी थोड़ी को अपने ऊपर उठाकर कहने लगा। ये भी एक तरीका था उससे सच्चाई उगलवाने का। वो उसे हरास करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो डर से सब बता दे। औरत ज़ात इंतहाई खुदगर्ज और नाकाबिले एतबार होती है। वो अपने मतलब की खातिर अपने बच्चे की ज़िंदगी तक दाव पर लगा सकती है। बगैर किसी गर्ज के वो अपने सगे रिश्तों से मोहब्बत नहीं करती। और तुम मुझे गैर के बच्चे से मोहब्बत के किस्से सुना रही हो? तुम भी तो एक औरत हो। तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम अपना घर बसाने की बजाय, अपने बच्चे पैदा करने की बजाय वहाँ बगैर किसी गर्ज और रिश्ते के मेरा घर संभाल रही थी और मेरा बच्चा पाल रही थी? अपनी बातों से तुम किसी और को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। हुरिया की कला हुरिया की कलाई की पीछे को हुरिया की कलाई को पीछे की तरफ मोड़ कर कहने लगा। उंगलियों के दबाव से हुरिया की कलाई जलने लगी और दिल कांपने लगा। उसके पूरे जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। आहिल ने मजीद एक कदम के फासले को कम किया और उसे कहने लगा, अभी भी वक्त है, मुझे सारी सच्चाई बता दो, हो सकता है कि तुम्हारी सज़ा में कुछ कमी हो जाए। आहल के अंदाज़ो अल्फाज ने हुरिया को शदीद गुस्से से दो चार किया। बार बार उसका छूना उसे सुलगा रहा था। हुरिया ने एक बार फिर खुद को आहल की गिरफ्त से आज़ाद किया और गुस्से से कहने लगी, बहुत शौक है ना आपको सच सुनने का, तो सुनिए, आज मैं आपको वो सच बताती हूँ जिसे आईना भी नहीं दिखा सकता। हुरिया ने अपने कंधे से ढल के दुपट्टे को ठीक किया और आहल के सीने पर अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली रख कर कहने लगी, आप एक इंतहाई खबती और पागल इंसान हैं, आंखों वाले अंधे और कानों वाले बहरे हैं, जिसे ना तो सच दिखाई देता है और ना ही सुनाई। अपने काम और पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक बेगुनाह लड़की को कैद करने वाले जालिम इंसान हैं। बेयकीनी और बेतबारी की दलदल में इस कदर धंसे हुए हैं कि मुजरिम और मासूम की पहचान भूल चुके हैं। एक फ़ौजी होकर मोहब्बत जैसे जज्बे से इनकारी हैं। जब आप बगैर किसी रिश्ते और जान पहचान के लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपने घर और फैमिली से सालों दूर रहकर दुश्मनों से लड़ सकते हैं, तो मेरी मोहब्बत और एसार को क्यों गुनाह समझ रहे हैं? और रज़ा जितनी भी नाकाबिले एतबार सही लेकिन खालिस ममता से भरपूर होती है। उसी ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सब किया है। अपने दिल की भड़ास निकाल कर हुरिया अब लंबे लंबे सांस ले रही थी और आहल ने उसे कुछ सख्त सुस्त कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सीम का नंबर देखकर उसने कहा, हाँ सीम बोलो। सीम का नाम सुनकर हुरिया ने बोलना चाहा, लेकिन आहल ने फ़ौरन उसके मुंह के आगे हाथ रख दिया। हुरिया की पुश्त आहल के सीने से लगी थी और वो दोनों हाथों से आहल का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी कि आहल की अगली बात ने उसको साकित कर दिया। क्या कह रहे हो तुम सीम? ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है वो? एक लहजा को रुक कर सीम की बात सुनी और कहा, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। फ़ोन बंद करके जैसे ही आहल ने हुरिया के मुंह से हाथ हटाया, उसने कहा, कौन अस्पताल में है? हम तो ठीक है ना? कौन बेहोश हुआ है, प्लीज़ बताइए। एक बार फिर वो पहले वाली कमज़ोर सी हुरिया बन चुकी थी, जिसकी हिम्मत ये सोचकर ही ख़त्म हो गई थी कि उसका बेटा तकलीफ़ में है।
اس کے سوالات کو نظر انداز کیے آہل باہر کی طرف لپکا، لیکن حوریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے حمد کے پاس لے جائیے، کیا ہوا ہے اسے بتائیں مجھے۔ بس ایک لفظ اور نہیں، پہلے ہی تمہاری وجہ سے وہ اسپتال پہنچ گیا ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو یہیں اسی کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی بلکتی حوریہ کو گھر میں اکیلے بند کر کے چلا گیا۔